तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि नेपाल पूरी तरह से जल रहा है। नेपाल के पार्लियामेंट से लेकर पीएम ऑफिस तक और भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर जो हैं वो जलाकर राख कर दिए गए हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, और खुद प्राइम मिनिस्टर नेपाल के पी शर्मा ओली को आर्मी और हेलीकॉप्टर का सपोर्ट लेना पड़ा, उनकी मदद लेनी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए, और नेपाल से उन्हें भागना पड़ा। और ये जो सब कुछ हो रहा है वो कोई और नहीं, वहीं की आम जनता, देश के युवा जिन्हें हम जेनजी भी बोलते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। आइए इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और क्यों हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ें शुरू होती है नवंबर 2023 में, जब नेपाल की गवर्नमेंट एक नया कानून लेकर आती है, जिसमें होता है कि जितने भी सारे ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। फिर उसके बाद 2 साल बाद यानी कि 28 अगस्त 2025 को नेपाल की गवर्नमेंट सारे ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 6 दिन का टाइम देती है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और अगर इन 6 दिनों में इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उन्हें बैन कर दिया जाएगा। इन 6 दिनों में सिर्फ टिकटॉक यानी कि चाइना के टिकटॉक ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया, और टोटल 26 ऐप्स पर नेपाल की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, जिसमें से व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब जैसे मेजॉरिटी बड़े बड़े ऐप्स थे। और हैरानी की बात यह है कि ये जितने भी सारे ऐप्स पर बैन लगाया उनमें से मेजॉरिटी ऐप यूएस बेस्ड ऐप्स थे, लेकिन चाइना के टिकटॉक अभी तक अनबैन है। तो ये जो ऐप्स बैन हुए हैं उनके लिए वहाँ के युवाओं ने, नेपाल के युवाओं ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो ऐप्स हैं उनके लिए इनकम के सोर्सेज़ थे। बहुत सारे लोग, जिनमें से कुछ लोग फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट सेल करते थे, कुछ यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते थे, तो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को सेल करके बिज़नेस करया किया करते थे। ऐप बैन होने के बाद जो उनका इनकम का सोर्स था वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करे या फिर वो मेहनत मज़दूरी करे। और मेहनत मज़दूरी की बात रही तो नेपाल में मेहनत मज़दूरी का इतना कॉम्पिटिशन है कि लोगों को दूसरे देश जाकर कुछ पैसों के लिए मेहनत मज़दूरी करनी पड़ती थी। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कि रशिया और यूक्रेन वॉर में रशिया के साइड से मिलिट्री में हिस्सा लिया, और वहाँ पे अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कुछ पैसों के लिए ये सब काम करना शुरू कर दिए। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सिर्फ ऐप्स की बैन पर ही नहीं, इनके इसके पीछे और भी बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं, जैसे कि करप्शन, नेपोटिज्म। इन रीजन पर भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। दूसरी रीजन की बात करें तो वो है करप्शन और नेपोटिज्म। नेपाल में करप्शन और नेपोटिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर हम बात करें करप्शन की, तो जो नेपाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देउवा, उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट डीलिंग में इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। और नेपाल के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके शेर बहादुर कम। तो अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो वो है करप्शन और नेपोटिज्म। नेपाल में करप्शन और नेपोटिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर हम करप्शन की बात करें तो नेपाल के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देउवा, उनके ऊपर ये एलिगेशन है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट डीलिंग में इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। और नेपाल के 3 बार के रह चुके प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दाहाल पर यह आरोप है कि उन्होंने नेपाली जो आर्मी होती है उनके लिए आए हुए फंड, जो कि गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए हुए पैसों को अपनी जेबों में भर लिया। और यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत रुपयों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अरबों के रुपयों की बात हो रही है। सबसे बड़ा जो रीज़न है ये इस प्रोटेस्ट का वो ये है कि नेपोटिज्म, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं वो महंगी महंगी गाड़ियों में देश विदेशों में घूमकर महंगे महंगे कपड़े पहनकर अपनी लाइफस्टाइल को, लग्जरी लाइफस्टाइल को स्पेंड कर रहे हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नेपाल की जो आम जनता है वो दर पदर काम के लिए, रोजगार के लिए दूसरे देश जाती है मेहनत मजदूरी करने के लिए। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे अपने महंगे लाइफस्टाइल को टिकटॉक वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म पर शो करने लगे, ताकि उनका जो उनका भांडा था वो फूटने लगा, और लोगों के सामने उनकी जो सच्चाई थी वो आने लगी कि इस बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं वो अपनी इतनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, और वहीं गरीब का बच्चा मर रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसी
जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपलोड करने लगे, ताकि अपलोड करने के बाद जो उनकी सारी सच्चाई थी वो लोगों के सामने आने लगी और लोग उनको जो सच्चाई थी वो और सबको दिखाने लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस ऐप्स की बैन पर और इस प्रोटेस्ट पर, कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं वो अपनी लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और जो आम जनता है वो मर रही है। ये जो प्रोटेस्ट चालू हुआ था वो बड़ा ही पीसफुल प्रोटेस्ट चालू हुआ था। धीरे-धीरे लोगों की संख्या भी प्रोटेस्टर के साथ बढ़ने लगी थी। जब नेपाल की गवर्नमेंट को ये चीज़ें पता चली तो उन्होंने रोकने के लिए पुलिस को तैनात किया। पुलिस ने वाटर गन, रबर बुलेट्स और गैस का इस्तेमाल किया प्रोटेस्टर को रोकने के लिए, लेकिन उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और भी प्रोटेस्टर की संख्या बढ़ती रही और धीरे-धीरे जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाती चली गई तो पुलिस ने एंड में असली बंदूक का इस्तेमाल कर लिया, जिसके चलते 19 नेपालियों की जान चली गई थी और लगभग 350 युवा घायल हो चुके थे। जिसके चलते जो नेपाल के युवा हैं, जो जेन ज़ी है, उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और जो उनका गुस्सा था वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, जिसके चलते उन्होंने जो प्रोटेस्ट है उसको इतनी ज़्यादा बढ़ा दिया कि उनके रास्ते में जो भी चीज़ें आई, उन्होंने उनको बिल्कुल जलाकर राख कर दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया। जिसमें बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस के घर भी थे, पीएम ऑफिस थे, पार्लियामेंट थे और उन्हें जितने भी लोग आए, जैसे कि जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, उनको पीटना चालू कर दिया। जिसके चलते देखते हुए केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया और आर्मी और हेलीकॉप्टर की मदद लेकर देश को छोड़ना पड़ा और अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। आज की नेपाल की कंडीशन कुछ ऐसी है कि नेपाल में आर्मी रूल लागू हो गया है जब तक कि कोई नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं हो जाती, और जितनी भी जो चीज़ें खराब हुई थी, जितनी भी चीज़ों का नुकसान हुआ था, वो नेपाल की युवा यानी कि जेन ज़ियों ने फिर से उन्हें ठीक करना चालू कर दिया है। सभी चीज़ों को कंट्रोल में सुधारने लग चुके हैं। और इन्हीं बीच एक चीज़ें और सामने निकल कर आती है कि इंडिया में जो अपोजिशन पार्टी है यानी कि कांग्रेस है, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भी इन्हीं सेम ऐसी चीज़ें, ऐसी कंडीशंस को इंडिया में लाने की कोशिश करी, इंडिया के लोगों को भड़काने की कोशिश करी, इंडिया के जो जेन ज़ी है उनको गुस्से को बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि जो इंडिया के जेन ज़ी है वो बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है, वो अपने देश के साथ खड़ी है और वो कभी ना कभी ऐसी चीज़ें कभी करेंगी ही नहीं, ऐसी हरकत कभी करेंगी नहीं। लेकिन अपोजिशन हमेशा कोशिश करता रहा है कि वो कैसे ना कैसे करके बीजेपी और इंडिया का नुकसान करें। राहुल गांधी ने भी थ्रेट फैलाने की कोशिश करी और हेट स्पीच डालने की कोशिश भी करी थी, और भी जैसे कि आरपी शर्मा हैं एक, उन्होंने भी अपनी वीडियो के ज़रिए इंडिया के लोगों को भड़काने की कोशिश करी। ध्रुव राठी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही काम करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि जो इंडिया के युवा हैं, वो अपने देश के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।